बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, तीन बड़ी खबरें हैं, इनके दरमियान ताल्लुक ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहली बड़ी खबर, मुज़ाकरात के नाम पर जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, इससे पाकिस्तान को क्या मिलने जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त नाजायज़ तरीके से बरसरे इक़्तिदार मुक़्तदर हलकों और रवायती सियासी माफिया को क्या मिलेगा और पाकिस्तान को क्या मिलेगा। क्या ये पाकिस्तान का मामला है या पाकिस्तान पर काबिज नाजायज़ हुक्मरानों का मामला। इसके साथ साथ इस वक्त इत्तलात ये हैं कि सालसी मुज़ाकरात की कीमत की कवरेज $25,000 सिर्फ एक दिन के लिए। ये क्या मामला है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने वर्दी क्यों उतारी। ईरानी वफ्द का इस्तकबाल वर्दी में, जबकि अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल उनकी जानिब से बगैर वर्दी में किया गया। और ईरान और अमरीका एक बार फिर जब ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां एक जानिब 11 शराइत, दूसरी जानिब 7 शराइत, मामला कैसे तय होगा। एक बार फिर इमरान खान साहब के जिक्र और इमरान खान साहब की गारंटी की बात हुई, इस पर भी तफसीली रोशनी डालेंगे। पहले आगाज कर लेते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर होने वाले ईरान और अमरीका के दरमियान ये जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब हों, पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह के ऊपर सराहा जाए। लेकिन कुछ सवालात हैं जो कि इस वक्त हर आम पाकिस्तानी के जहन में उठ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कुछ बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजिम सहाफ़ियों की जानिब से हमें यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तानी अवाम को यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त आलमी बैनुल-अक़वामी सियासत का मरकज़ बन रहा है। और हकायक क्या कहते हैं। अमरीका की 2 जंगें इससे पहले पाकिस्तान लड़ चुका। तकरीबन 30 साल मगरबी मीडिया की पाकिस्तान डार्लिंग रहा। हमारे हुक्मरानों का अमरीका में बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल होता था। जो उनका इस्तकबाल होता था अयूब खान से लेकर और जनरल मुशर्रफ तक। चीन और अमरीका के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो भी पाकिस्तान ने इस्तवार कराए। हेनरी किसिंजर पाकिस्तान से खुफिया तौर पर चीन गए थे चू एन लाई से मिलने के लिए। और सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में उस जहाद के हाथों टुकड़े टुकड़े हुआ जो जहाद अमरीका की ईमा पर पाकिस्तान ने लड़ा था। अमरीका को अफगानिस्तान से बाहिफाजत निकालने का काम भी पाकिस्तान ही ने किया। और फिर वार एंड टेरर का अहम तरीन किरदार उसामा बिन लादेन, उनका जो ड्रॉप सीन है वो भी पाकिस्तान के अंदर हुआ। और आज आलमी जंग होते होते रुक गई और कहा जा रहा है कि अमरीका और ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, बड़ा किरदार है। लेकिन सवालात उठते हैं कि पाकिस्तान को क्या कभी किसी किस्म का कोई फ़ायदा हुआ। हमेशा स्क्रिप्ट अमरीका का होता था जिसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का होता था। और हर वाक़े के बाद अमरीकी मकासद तो पूरे होते रहे, लेकिन पाकिस्तान के हाथ क्या आया। अगर आप समझते हैं कुछ आया तो यकीनी तौर पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि इस वक्त आम पाकिस्तानी अवाम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिस दिन हम इन तमाम मामलात का स्क्रिप्ट खुद लिखेंगे, जिस दिन हम अपना कौमी किरदार खुद लिखेंगे, उस दिन हमें इस किस्म की सरगर्मियों का फ़ायदा भी मिलेगा। और इन मुज़ाकरात के बाद ये सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या ईरान से पाकिस्तान को तेल और गैस लेने की इजाज़त होगी, क्या ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत होगी, क्या इसके बाद कश्मीर और फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएंगे, क्या इसके बाद पाकिस्तान में किसी किस्म का सियासी इस्तेहकाम होगा, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई कौमी और सियासी इत्तफ़ाक़ राय तय पा जाएगा। ये बताइए कि जहाँ पूरी दुनिया के दरमियान सालसी कराने की, पूरी दुनिया के दरमियान मफाहमत कराने की बातें हो रही हैं, तो पाकिस्तान के अंदर सालसी कौन कराएगा, पाकिस्तान के अंदर मफाहमत कौन कराएगा। जहाँ आज ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अंदर जो आखिरी इलेक्शन हुए 8 फरवरी 2024 को, उस इलेक्शन में जिस शख्स ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत तरीन मैंडेट लिया, यानी पाकिस्तान के 66% अवाम की अक्सरियत के साथ 180 के करीब कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल कर डाली, क्या उस शख्स को इक़्तिदार मिला? हरगिज़ नहीं। 1000 दिन होने को करीब हैं और वो शख्स गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जेल में कैद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात, उसके कारकुनान के साथ, ख़वातीन के साथ, बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ, जवानों के साथ और वो पुरअमन मुजाहिरीन जो कि
9 मई को और 26 नवंबर को निकले थे अपने आज़ादी इजहार राय के लिए। उनके खिलाफ क्या कुछ किया गया, अदालतें इस वक्त उनके साथ क्या कुछ कर रही हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सियासी जमात को पाकिस्तान के अंदर एक जलसा तक मुनक्कद करने की इजाज़त नहीं दी जाती। और बात कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान इस वक्त बैनुल-अक़वामी सियासत का मरकज़ है। माजी की मिसालें हमने आपके सामने रखी कि पाकिस्तान अगर बैनुल-अक़वामी सियासत का मरकज़ रहा अमरीका की तुफैली रियासत के तौर पर, तो उससे अमरीका ने फ़वाइद उठाए। बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? आज पाकिस्तान जिस किस्म के हालात का अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से दो चार है, उसकी जड़ें कहां पे व्यस्त हैं? बडबेर अड्डे के अंदर जनरल अयूब खान के दौर के अंदर अमरीकी मफादात के साथ जिस तरह से खड़ा हुआ गया, उसके बाद जिस तरह से रूस को अपना दुश्मन बनाया गया, उसके बाद फिर जब अमरीका अफगानिस्तान में रूस के पीछे आया, पाकिस्तान ने उनकी जंग के नाम पर एक जहाद लड़ा, उसके बाद अफगान, उसके बाद कलाशनकोव, उसके बाद हेरोइन, क्या कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर। आज तक हम उनसे जान नहीं छुड़ा सके। आज उन अफगान मुहाजिरीन को घर वापस भेजने की बात करते हैं। उसके बाद फिर 90 की दहाई के अंदर तालिबान, उससे पहले किस तरह से उनको बनाया गया, लाया गया, उसके बाद फिर अमेरिका का वार एंड टेरर, उसके बाद कभी गुड और कभी बैड तालिबान, और उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन, और उसके बाद एक बार फिर अफगानिस्तान से लड़ाई। कश्मीर के मामले के ऊपर देखिए कैसे 90 की दहाई के अंदर जब अफगान जहादी वापस लौटे, कैसे कश्मीर के मामले को पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से वो उजागर हो गया कि एक ऐसा मामला जिसको मजहब की बुनियाद पर सामने नहीं लाना चाहिए था, जिसको आईनी कानूनी इखलाकी तौर पर पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए था, वहां पर भी नॉन स्टेट एक्टर्स को एक्टिव करके उस मामले का क्या बना दिया गया। फलस्तीन के हवाले से हमारी एक क्या पोजीशन थी कायद-ए-आज़म के ज़माने में, और बाद में उस पोजीशन को कहाँ ले गया गया, और उसके बाद मुल्क में 90 की दहाई के अंदर जो म्यूजिकल चेयर है वो आपके सामने है। ये तमाम तर चीज़ें ये हकीकत वाज़े कर देती हैं कि माजी में भी इस तरह के कई बड़े इवेंट पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ से फौजी आमर मुनक्कद कराते रहे, चाहे वो जनरल अयूब खान साहब हों, चाहे वो जनरल ज़िया खान साहब हों, चाहे वो जनरल ज़िया-उल हक साहब हों, चाहे वो जनरल मुशर्रफ साहब हों। और हमेशा पाकिस्तानी अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता रहा कि इसके बाद पाकिस्तान की आलमी दुनिया में बड़ी शोहरत होगी, आलमी दुनिया में बड़ा नाम होगा। लेकिन बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? क्या हमारे तमाम तर मुआशी मसाइल हल हो गए? क्या पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी और गुर्बत ख़त्म हो गई? क्या पाकिस्तान के अंदर जो दीगर मसाइल हैं, सियासी हों, समाजी हों, अमन व अमान की सूरत हाल हो, क्या वो सारे मसाइल इनके नतीजे में हल हो गए? क्या हम एक तालीम याफ्ता, पुरअमन और मुस्तहकम सियासी कौम बनने में कामयाब हो गए? ऐसा हरगिज़ नहीं। तो आज फिर एक बार सवालात उठ रहे हैं कि ये जो कुछ मुज़ाकरात के नाम पर पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि हम अमेरिका को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम ईरान को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमने जंग रुकवा दी। हुआ क्या? पेट्रोल की कीमत पहले इस जंग से पहले कहाँ थी? 258 रुपये। कहाँ ले गए? 458 रुपये से भी ज़ायद। उसके बाद 200 रुपये बढ़ाकर उसके बाद उसके अंदर 82 रुपये और कोई 90 रुपये कमी कर दी, 92 रुपये। आज भी माजी की निस्बत जो पेट्रोल की कीमत है 258 थी अगर आप पहले, तो आज किस जगह पर खड़ी हुई है? उससे भी 100 रुपये फी लीटर से ज़ायद। यानी इस वक्त भी पाकिस्तानी अवाम इस जंग की कीमत भुगत रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया ने शायद उस तरह से नहीं भुगती। और एक बार फिर अपने बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए नहयत होशियारी, फनकारी और चालाकी के साथ कहा जा रहा है कि जनाब हमने तो पेट्रोल की कीमत कम कर दी। यानी पाकिस्तान के अंदर कोई भी मामला हो पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान पर ये जो नाजायज़ तरीके से बसरे इक़्तिदार हुक्मरान और मुख्तलिफ हल्के हैं, इन तमाम तर मामलात के अंदर अपने मामलात सीधे कर लेते हैं। पाकिस्तानी अवाम की जेबों से पैसा निकलवा लिया जाता है और पाकिस्तानी अवाम के सामने वड्डे एंकरों, वेले कलम निगारों और मुलाजम साफ़ियों के कुछ ट्वीट्स रख दिया करते हैं कि देखिए जनाब पाकिस्तान की तो पूरी दुनिया में शोहरत हो रही है, देखिए जनाब जो अमरीकी मीडिया है वो तो पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है। तो उससे पहले भी पाकिस्तान पूरे अमरीकी और यूरोपियन मीडिया की डार्लिंग रहा है, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ? कमोबेश 1 लाख के करीब सिविलियन और अस्करी शहादतें, अरबों डॉलर का नुकसान, अमेरिका की जंग के अंदर पाकिस्तानी मईशत तबाह बर्बाद, पाकिस्तान के अंदर शदीद तरीन सियासी अदम इस्तेकाम, अफगान जंग के नतीजे में जनरल ज़िया-उल हक साहब जो पाकिस्तान में उससे पहले बरसे इक़्तिदार आए, उनके इक़्तिदार के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर
کیا کچھ ہوا، پاکستان کے اندر مذہبی منافرت کس پہلو کے اوپر جا پہنچی، کتنا قتل و غارت پاکستان کے اندر ہوا، اس کا آؤٹ فال کیا تھا، کیا کوئی بیٹھ کر ان تمام تر چیزوں کا نتیجہ نکالے گا کہ اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا حاصل ہوا۔ اور آج ایک بار پھر بات کی جا رہی ہے، سوالات اٹھتے ہیں ایک بار پھر کہ کیا پاکستان کے اندر اس وقت ایسی حکومت موجود ہے کہ جس کے اوپر امریکہ یا ایران کم از کم اس حوالے سے ٹرسٹ کر سکیں کہ اس حکومت کے پیچھے عوامی مینڈیٹ ہے، اس حکومت کو کوئی پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا ہے۔ آج بھی اگر امریکہ اور ایران کے غیر جانبدار حلقوں سے بات کی ہو تو وہ یہی بات کرتے ہیں سفارتی حلقے کہ پاکستان کے اندر اگر اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی، اگر ایسی حکومت ہوتی جس کے پیچھے عوامی مینڈیٹ ہے، تو یقینی طور پر عوام کی طاقت کے بل بوتے پر ان کی جو گارنٹی ہے وہ ایران اور امریکہ دونوں کے لیے زیادہ قابل قدر ہو سکتی تھی۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں اس پہلو کے اوپر، فوٹیجز آ رہی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ کل رات کے جب ایرانی وفد پاکستان کے دورے پر پہنچا تو اس وقت جب آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ایرانی وفد کا استقبال اسحاق ڈار صاحب کے ہمراہ کیا تو وہ فوجی وردی میں ملبوس تھے۔ اور پھر جب آج فوٹیجز سامنے آئیں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے پاکستان آمد کے موقع پر، تو اس وقت پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ انہوں نے وردی اتار رکھی تھی، بلکہ اس کے بجائے وہ سویلین سوٹ میں کوٹ پینٹ کے اندر ملبوس تھے۔ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی، ایک بحث شروع ہو گئی کہ کیا عوامل ہو سکتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ جو رائے اس حوالے سے یہ پائی جاتی تھی کہ ایران کو یہ میسج دینا تھا کہ جناب ہم واریئرز ہیں، آپ فتح یاب ہیں، جنگ کی بات کرتے ہیں، آپ کا استقبال فوجی وردی میں ہوگا۔ جے ڈی وینس صاحب کو کہنا تھا کہ آپ سرمایہ کار ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ پاکستان آ رہے ہیں، ہم نے مسالت کرانی ہے تو یہاں پر ہم سویلین لباس کے اندر ملبوس ہیں۔ لیکن سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر چاہے چنتخب وزیر اعظم ہی سے ہی شہباز شریف صاحب کے اوپر کیوں بات نہیں ہو رہی، اور تمام تر امیدوں کا میں وہ مرکز انصار عباسی صاحب کے بقول، سہیل وڑائے صاحب کے بقول اور پورے کے پورے جنگ گروپ کے بقول جو کہ ایک پوری میڈیا کمپین کی جا رہی ہے وہ تو جناب فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کیوں اس وقت پردہ سکرین سے غائب ہیں، یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ انہیں اسلام آباد سے کراچی کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے، جس کے پیچھے کچھ متحدہ عرب امارات اور یو اے ای کے بھی اہم ترین معاملات اور عوامل درپیش ہیں۔ یہ بڑے سوالات ہیں جو کہ اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جب اس وقت دیگر تمام تر سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں، چاہے وہ تجارتی سرگرمیاں ہوں، چاہے وہ تعلیمی سرگرمیاں ہوں، چاہے وہ دونوں جڑواں شہروں میں ہونے والی سیاسی سرگرمیاں ہوں، وہ تمام کی تمام بند کر کے پاکستان اس وقت میزبانی کر رہا ہے ایسے مذاکرات کی کہ جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے 11 شرائط ہیں، امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ایران کی جانب سے 7 شرائط ہیں، امریکہ کی جانب سے 11 شرائط ہیں۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ شرطوں کے اوپر پہلے سے اتفاق رائے طے پایا جا چکا۔ کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان کا جو میڈیا اس حوالے سے کوریج کرنے کی یا خبریں دینے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، ان کو کچھ نہیں بتایا جا رہا، بلکہ جو کچھ بھی رپورٹ کر رہا ہے وہ ایرانی میڈیا کر رہا ہے، وہ امریکی میڈیا کر رہا ہے، وہ ترک میڈیا کر رہا ہے، وہ یورپی میڈیا کر رہا ہے، یہاں تک کہ بھارتی میڈیا بھی کر رہا ہے۔ اور پاکستانی میڈیا اس وقت شکایتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جناب کسی جگہ تک بھی ریچ نہیں دی جا رہی، بلکہ اب تو یہ بات بھی کی جا رہی ہے، کچھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان جہاں پر پاکستانی اداروں کے حوالے سے، پاکستانی حکومتوں کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ مسالت کرائیں، آپ ثالثی کرائیں، اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوا کرتی ہے۔ آج تو اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور امریکی نشریاتی ادارے کے صحافی جو ہیں وہ برٹش براڈ کاسٹنگ سروس یعنی بی بی سی کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ نئے ریڈ زون کی حدود سے قریب ترین سیکٹر F8 کے ایک مقامی ہوٹل میں رہائش پذیر ہیں، اور یہاں سے مذاکرات کو لائیو دکھانے کے لیے، اس ایونٹ کو لائیو کور کرنے کے لیے ہم نے ہوٹل سے ایک لوکیشن مانگی تھی جہاں سے ہم نے سارے اسلام آباد کو دکھانا تھا، لیکن انہوں نے ہم سے اتنے زیادہ پیسے مانگ لیے کہ ہمیں انکار کرنا پڑا۔ انہوں نے ہم سے ایک دن کے لیے $25,000 کا تقاضا کیا ہے۔ اب سوالات اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جہاں اسلام آباد کے اندر موجود ایک ہوٹل ایک ایونٹ کو لائیو دکھانے کے لیے، لوکیشن دینے کے لیے صرف ایک
ایک دن کا کرایہ ان سے جو رینٹ ہے، ایک دن سے جو ان کی قیمت ہے وہ $25,000 مانگ رہا ہے، تو پاکستان جو اتنی بڑی ایک مصالحاتی عمل کر رہا ہے، جو ثالثی کروا رہا ہے، اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر پرائیویٹ سطح کے اوپر پاکستان کے تاجر اس حد تک خود شناس ہیں اس معاملے کے اوپر کہ ایک دن کے لیے $25,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو پاکستان اس مصالحتی پیشکش سے، ان مذاکرات سے، اس ثالثی عمل سے پاکستانی عوام کو معاشی سطح پر، پاکستانی عوام کو سیاسی سطح پر اور پاکستانی عوام کو سفارتی سطح پر کن کن مشکلات سے نجات دلا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب یقیناً پاکستان پر اس وقت برسر اقتدار حکمران طبقے کی جانب سے جلد آنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔